हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, हरियाणा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और किसी को भी इस तरह के नतीजों का अंदेशा नहीं था, दूर-दूर तक नहीं था। ना तो खुद कांग्रेस पार्टी को, ना ही किसी एजेंसी को जिन्होंने सर्वे किया, सर्वे एजेंसीज़ को एग्ज़िट पोल आपने देखे, ना मेरे जैसे ग्राउंड पर गए किसी जर्नलिस्ट को और ना ही खुद बीजेपी के नेताओं को। जी हाँ। लेकिन फिर भी जो नतीजे आए हैं वो हम सबके सामने हैं। सैनी और विज भी जीत गए हैं, जबकि दुष्यंत चौटाला जो कहा जा रहा था कि अपनी ज़मानत नहीं बचा पाएँगे, वो भी 5वें नंबर पर रहे हैं, हार गए हैं। लेकिन बृजेंद्र सिंह जो हैं, जो बड़े दिग्गज हारे हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ, बृजेंद्र सिंह भी हारे और महज़ 32 वोटों से। हरियाणा की सबसे छोटी हार है उनकी और सबसे बड़ी जीत भी, यानी कि जो सबसे छोटी हार भी कांग्रेस के खाते में जाती है और सबसे बड़ी जीत भी कांग्रेस के खाते में जाती है। मामन खान जो हैं, वो तकरीबन 98,441 वोटों से जीते हैं फिरोजपुर झिरका की सीट को। मामन खान को लेकर कंट्रोवर्सी रही कि नूह हिंसा में उनका नाम आया, वो अलग बात है कि बाद में षड्यंत्र और बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन हम इनमें से किसी पर भी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जनता ने संदेश दे दिया उनको इतने ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जिता के कि मामन खान के लिए एक तरह से क्लीन चिट रही है। बहरहाल बीजेपी सरकार में सैनी सरकार के 8 मंत्री अपना चुनाव हार गए, जिसके बारे में हमने आपको कल दिन भर मैं आपके साथ लाइव रही और जानकारी भी देती रही। और वो 8 मंत्री भी मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि कोई ऐसा खास दबदबा जो है वो नहीं चल पाया और बीजेपी जो है हार जाती है। स्पेशली बीजेपी के बड़े चेहरे हारते हैं, जिसमें ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें, असीम गोयल की बात करें या अलग-अलग नेताओं की बात करें। अभय चौटाला, अब देखिए एक-एक पॉलिटिकल पार्टी के फ्यूचर को लेके सोचिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों हारी? क्या कांग्रेस कुमारी शैलजा की वजह से हारी? उन सभी नेताओं की वजह से हारी जिनकी गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी थी, जो सीएम बनना चाह रहे थे। क्या ये नेता, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो या कोई और भी हो, क्या ये हरियाणा में अपने दम पर 10 सीटें जिताने का एक मादा रखते हैं? ये एक सवाल है। कुमारी शैलजा अपने आप को 10 से ज़्यादा दिन तक चुनाव प्रचार से दूर रखती हैं और फिर बाद में आती हैं और पार्टी को पूरे इलेक्शन में अनकंफर्टेबल करती हैं। तो क्या कुमारी शैलजा सबसे बड़ी खलनायक है? रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है कैथल की सीट से बाहर नहीं निकलते, उनके बेटे को वो लॉन्च करते हैं आदित्य सुरजेवाला को। हालाँकि आदित्य सुरजेवाला युवा सबसे युवा नेता 25 साल के जीते हैं 8,000 वोटों से, 8,000 कुछ वोटों से जीते हैं और वो कैथल में उनकी अच्छी जीत है। पॉलिटिकल करियर का आगाज़ हो गया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी का बड़ा फेस होने के नाते क्या कांग्रेस के लिए कहीं पर फिर प्रचार-प्रसार किया? शायद आपके पास जवाब होगा नहीं। उसके अलावा पूरा चुनाव किसने सँभाला? भूपेंद्र हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा चुनाव। उसके बाद राहुल गांधी की एंट्री होती है, प्रियंका गांधी की एंट्री होती है और लास्ट मोमेंट पे अशोक तंवर की एंट्री होती है। हालाँकि अशोक तंवर के पॉलिटिकल करियर का क्या होगा ये अपने आप में प्रश्न है कि वो किस तरफ जाते हैं। अब क्योंकि जब वो कभी कांग्रेस से सांसद बने, फिर वो टीएमसी में चले गए, फिर वो आप में आ गए, फिर आप से वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, लेकिन जहाँ भी गए वहाँ पर कुछ बहुत बेहतर नहीं हो पाया उनके साथ। खैर, अब आप समझिए पूरे हरियाणा को। अच्छा, बीजेपी की जीत के बड़े कारण जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। जैसे बेरोज़गारी, डंकी, महिला सुरक्षा, किसान, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल्स की प्रॉब्लम, उसके अलावा बेरोज़गारी, करप्शन की बात होती है और बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसकी बात होती है। ठीक है? ये सब मुद्दा नहीं रहा क्या आप मानते हैं? एक तरफ़ा बीजेपी अ, मतलब जो मोदी वेव थी 2014 में उससे भी बेटर प्रदर्शन कर रही है। तीसरी बारी में, क्या ये विक्ट्री सच में सामान्य है? या सरकार की जो नीतियाँ रही, जिस तरह का काम किया है खट्टर सरकार ने वो वाक़ई बड़ा जादुई था, चमत्कारी था। सबकी लाइफ़ बदल गई, कुछ ऐसा रहा। जीत जीत है और उसका सम्मान होना चाहिए। उसका सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जिन पर बात होनी चाहिए। बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ कि अ, कांग्रेस की हार के हज़ार कारण हैं, बीजेपी की जीत के हज़ार कारण हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्यूचर पर अब सवाल उठ रहा है। कांग्रेस आगे कैसे अपना उत्थान करेगी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बार हारना, फिर दूसरी बार हारना, फिर तीसरी बार हार जाना, उसके अस्तित्व के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका जो काडर होता है, उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है, उसका मनोबल टूटता है। आईएनएलडी की स्थिति हम देख रहे हैं, 2 टुकड़े हो गए उसके।
मैं इनेलो की बात पहले कर लेती हूँ। अभय सिंह चौटाला अपनी सीट नहीं बचा पाए, ऐलनाबाद से 15,000 वोटों से हार गए। 2 सीटें जीत ली हैं उन्होंने, जिसके बारे में मैं बता दूं, उनके बेटे जो हैं अर्जुन और चचेरा भाई आदित्य जीत जाते हैं। रानिया की सीट वो जीते हैं और डबवाली की सीट जीते हैं। लेकिन क्या ये काफी है? बीएसपी के साथ अलायंस में थे, क्या ये जीत बहुत बड़ी जीत है? एक बड़ी पार्टी जिस परिवार ने मुख्यमंत्री दिए हों, स्वर्गीय देवीलाल जी का जिक्र करें, ओम प्रकाश चौटाला 5 बार सीएम बनते हैं, उस परिवार का क्या हाल हो गया? क्या चौटाला परिवार की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी? फिर जेजेपी के दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं। पार्टी बनी तो दुष्यंत 10 सीटें जीत गए, 10 सीटें। और अब दुष्यंत की जमानत जब्त हो गई, सिर्फ दिग्विजय अपनी जमानत बचा पाए, वो भी हार गए डबवाली से, और सारे प्रत्याशी जो हैं हार गए। पूरे हरियाणा में सिर्फ 1,25,022 वोट मिले हैं जेजेपी को। इतनी अलोकप्रियता। अच्छा, जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो लोग क्यों नाराज हैं? अब सोचिए, मजेदार चीजें। लोग दुष्यंत से नाराज हैं कि भाई हमने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था और आप बीजेपी के पास चले, और वही लोग दुष्यंत को हरा रहे हैं और फिर बीजेपी को वोट कर रहे हैं। आप पचा सकते हैं इस बात को तो पचा लीजिए। मतलब दुष्यंत अगर बीजेपी के साथ गए तो दुष्यंत हारेंगे, और आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जेजेपी का फ्यूचर क्या होगा? क्या दुष्यंत को नए सिरे से अपने पॉलिटिक्स पर विचार करना होगा? क्या दुष्यंत चौटाला का पॉलिटिकल राइज जो है वो होने में समय लगेगा? अभय चौटाला को सोचना होगा इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में, जेजेपी को सोचना होगा उसके फ्यूचर के बारे में, दिग्विजय दुष्यंत को सोचना होगा अपने पॉलिटिकल राइज के बारे में। या तो ये परिवार एकजुट हो जाए, बिखराव का फायदा कोई और लेता है। तो खैर ये इनका अपना फैसला होगा, लेकिन इनका नुकसान जो हुआ वो मैं आपको जरूर बता रही हूँ। कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? किरण चौधरी की बेटी श्रुति जरूर जीती है। उसके बाद अनिरुद्ध जो रहे हैं परिवार का ही सदस्य वो हार गए, और जो चौधरी परिवार की, बंसीलाल परिवार की लेगेसी थी वो फिलहाल श्रुति के पास है। लेकिन हरियाणा में ये क्या हुआ, ये अपने आप में प्रश्न है और हर कोई सोच रहा है। हालांकि इसी बीच ग्रुप में खबरें आ रही हैं कि दिल्ली आए हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी और वो पीएम से भी मिले हैं, बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हरियाणा की जनता बहुत प्यार करती है और उनका काम जो है लोगों को बहुत पसंद आया, इसी वजह से बीजेपी की नीतियों पे भरोसा जताया है और एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। शपथ ग्रहण को लेकर भी उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि दशहरे के दिन तो नहीं होगा, अभी कुछ दिन तय नहीं हुआ, क्योंकि खबरें आ रही थी कि दशहरे के दिन हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह हो। तो फिलहाल उन्होंने इस चीज को जो है मना किया है कि अभी अभी ऐसा नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए जीटी बेल्ट के बारे में अलग अलग क्षेत्रवार विश्लेषण भी जो आज आया हुआ है वो बता देती हूँ। बांगड़ बेल्ट होती है। 2014 में बीजेपी 3 सीटें जीती थी, 2019 में 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी 2014 में 0, 19 में 3 सीटें, और 2014 में 12 सीटें जीती थी अदर पार्टीज, और 2019 में 8 सीटें जीती थी। इस बार क्या हुआ, इस बागड़ बेल्ट में कुल सीटों की जब मैं बात कर लूं तो बीजेपी यहाँ पर 3 सीटें जीती है, भाजपा कांग्रेस 9 सीटें जीती है और 3 जीती है अदर्स। ठीक है। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, 17 सीटें बीजेपी जीत गई है। जाटलैंड में बीजेपी 14 सीटें जीती है, कांग्रेस 10 सीटें। उसके बाद जीटी अगर मैं जीटी बेल्ट का जिक्र कर लूं तो यहाँ पर बीजेपी 15 सीटें जीती है। हालांकि 2014 में 22 सीटें जीती थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, और कांग्रेस पार्टी 12 सीटें जीती है। अच्छा, जब हम सांसदों के रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं तो मनोहर लाल क्योंकि करनाल से सांसद है तो यहाँ की सभी 9 सीटें बीजेपी जीती है, क्लीन स्वीप हुआ है। लोकसभा के रिजल्ट आए थे तभी भी यहाँ पर क्लीन स्वीप था। अंबाला की बात कर लेते हैं, दूसरी कुरुक्षेत्र की मैं बात कर लेती हूँ तो नवीन जिंदल यहाँ से सांसद है, 3 सीटें भाजपा जीती है, 6 सीटें कांग्रेस जीती है। और उसके बाद अंबाला में वरुण चौधरी सांसद है यहाँ से, तो 3 सीटें जो है कांग्रेस, 6 सीटें कांग्रेस जीती है जबकि 3 सीटें भाजपा जीती है, और 5 पर कांग्रेस आगे रही। उसके बाद मैं सोनीपत की बात कर लेती हूँ, सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ से सांसद हैं, 2 सीटें कांग्रेस जीती, 6 भाजपा और 1 अदर्स के खाते में गई है। सोनीपत जाट बेल्ट है लेकिन बीजेपी ने सेंध लगाई है यहाँ पे। रोहतक की बात करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से सांसद रहे हैं और सांसद हैं और क्लीन स्वीप किया था लोकसभा में यहाँ पर, तो 7 सीटें कांग्रेस जीती है, 1 पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय जीते हैं यहाँ से। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करूं तो धर्मवीर सिंह यहाँ से सांसद है, 8 सीट भाजपा जीती है और 1 सीट पर कांग्रेस जीती है, यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ का किला जो है, कम से कम दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस को बहुत काम करने की जरूरत है।
हिसार की बात करूं तो हिसार में जयप्रकाश सांसद हैं कांग्रेस के, यहाँ से सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, 5 सीटों पर बीजेपी और 1 पर आजाद उम्मीदवार। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर आप जानते हैं सांसद हैं, यहाँ से 7 सीटें भाजपा जीती है, 2 पर कांग्रेस जीती है। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सांसद हैं, 6 सीट पर भाजपा जीती है और 3 सीट पर कांग्रेस जीती है। कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद है, यहाँ पर 6 सीटें कांग्रेस जीती है, 1 भाजपा 2 इनेलो ने जीती है। जबकि सिरसा में लोकसभा चुनाव में जब नतीजे आए थे तो क्लीन स्वीप किया था एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की विधानसभाओं में। तो अब आपको क्या लगता है इस पूरे चुनाव पर, आप जो भी सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। चौधरी देवीलाल की पॉलिटिक्स का क्या होगा, चौटाला परिवार की पॉलिटिक्स का, चौधरी देवीलाल की जो लेगेसी चली आ रही है, मेरा प्रश्न ये था। दिग्विजय दुष्यंत क्या करेंगे जेजेपी का, कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, काडर कैसे खड़ा होगा, और क्या बड़े आराम से 5 साल बीजेपी की सरकार चलेगी, अंदर क्या होगा, किसे जगह मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, क्या हरियाणा में कोई मुद्दा काम नहीं आया, जो भी आप सोचते हो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।